अर्ज किया है कि आज बादलों ने फिर से साजिश की, आज बादलों ने फिर से साजिश की और केवल मेरे ही घर में बारिश की। यदि फलक को जिद है मेरे यहाँ ही बिजली गिराने की, तो मेरी भी जिद है उसी स्थान पर फिर से आसियां बनाने की। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस दबंग सेशन में हम आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसमें आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन के विषय में हम लोग सीखेंगे। सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, सेलों का संयोजन क्या होता है, किस किस टाइप से सेलों का संयोजन हम कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स कर देंगे। और क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या इसका डेरिवेशन है। तो चलिए देर न करते हुए इस डबल सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए फिगर को हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, चित्र को हमने पहले ही बना लिया है। देखिए हम आपको एक बात बता चुके हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है एक लाइन से जोड़ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमने कई सेलों को एक लाइन से जोड़ा है। मान लीजिए इन सेलों की जो संख्या है हम n सेल मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये n सेल हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हम मान रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा ये प्रथम सेल का धनात्मक सिरा है और ये आपका ऋणात्मक सिरा है, या धन ध्रुव भी बोल सकते हैं, ऋण ध्रुव। तो देखें सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम लोग फील करेंगे। जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को, आप अच्छे से देखिए, ऋणात्मक सिरा द्वितीय सेल के किससे जुड़ा हुआ है, धनात्मक सिरे से। तो जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे से तथा द्वितीय सेल के ऋणात्मक सिरे को, और यहाँ आगे आकर के तृतीय सेल के धनात्मक सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, इसका क्या मीन्स होगा कि मतलब ऋणात्मक वाले से आपको आगे वाले धनात्मक से जोड़ते जाना है। फिर से सुने, जब प्रथम सेल के ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे से, द्वितीय सेल के ऋणात्मक सिरे को तृतीय सेल के धनात्मक सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर क्या कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रथम सेल के, देखिए प्रथम सेल के धनात्मक सिरे और अंतिम सेल यहाँ जो होगा अंतिम सेल के ऋणात्मक सिरे का संबंध एक बाह्य प्रतिरोध तथा कुंजी से कर दिया जाता है, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। तो सेलों के इस प्रकार संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या आपके दिमाग में ये डिफिनेशन फिक्स हो गई? सेलों का संयोजन, यहाँ पर हम श्रेणी संयोजन की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। वैसे सेलों का संयोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, और जो तीसरा संयोजन है सेलों का, ध्यान रखेंगे, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो आई होप अब आपके दिमाग में डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। डिफिनीशन आपको पहले लिखना होगा, इसके बाद फिगर ड्रॉ करना होगा, लेकिन क्योंकि डिफिनीशन जो है इस फिगर से ही बनेगी, इस चित्र से ही बनेगी, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लें। तो सबसे पहले जब प्रथम सेल के, ये आप देखें, ऋणात्मक सिरे को द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे से, द्वितीय सेल के ऋणात्मक सिरे को तृतीय सेल के धनात्मक सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर प्रथम सेल के धनात्मक सिरे को और अंतिम सेल, जो भी अंतिम में होगा, अंतिम सेल के ऋणात्मक सिरे का संबंध बाह्य प्रतिरोध तथा कुंजी से कर दिया जाता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो सेलों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये डिफिनीशन पहले से ही लिखी है, आप लोग जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लें। आइए बढ़ जाते हैं आगे। तो सेलों का संयोजन, एक बात और ध्यान रखिएगा, सेलों को संयोजित करके, दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित करके हम लोग बैटरी बनाते हैं। मान लीजिए हमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा चाहिए, अधिक मात्रा में सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम यदि हमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा चाहिए और हमारे पास
कम ऊर्जा के सेल हैं तो कई सेलों को जोड़कर हम बैटरी बना लेते हैं। जब कई सेल जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, बैटरी का रूप हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इस चित्र की अब हम लोग भाषा थोड़ी सी लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी भाषा है इसकी। वैसे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी 3 सेल आपको दिख रहे होंगे पूरी तरह से, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन में कई सेल हो सकते हैं। आप चाहे तो 10 सेल ले लें, 5 सेल ले लें, आप n सेल का मीन्स है नंबर ऑफ सेल, आप कितने भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ मानना है कि माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R। फिर से आप सुन लें, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसके सूत्र को देख लेते हैं किस तरह से निकालेंगे। माना n सेल, ध्यान रखेंगे, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, ध्यान रखेंगे, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना मानना है, विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना मानना है, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R है, आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो आई होप ये फिक्स हो गया होगा। 3 चीजें आपको माननी है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं n सेल, नंबर ऑफ सेल n मान रहे हैं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R। आगे बढ़ेंगे तो इस संयोजन का, तो इस मतलब श्रेणी क्रम संयोजन का, तो इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल सबसे पहले आप निकाल लेंगे। कुल विद्युत वाहक बल क्या निकालना है आपको, कुल विद्युत वाहक बल। देखें बड़ा ही सिंपल है, NE हो जाएगा। अब आपको दिखा देते हैं ये कैसे हुआ, यदि आप फिगर को एक बार जल्दी से देख। अब देखिए, मान लीजिए आप मान लें कि 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आप देख भी पा रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आप पढ़े होंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि 3 सेलों को जोड़ा जाए, सॉरी 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाए और यहाँ 3 सेलों को जोड़ेंगे तो ऐसे ही विद्युत वाहक बल में E प्लस E होगा। तो यदि E तीनों सेम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। यदि E प्लस E होगा, E प्लस E, तो ये आपका 3E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि E प्लस E, यदि 3 सेल जोड़ते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल 3E होगा। अब आप सोचिए 5 जोड़ेंगे तो E प्लस E 5 टाइम्स 5 बार होगा तो 5E होगा। 7 जोड़ेंगे 7E, 20 जोड़ेंगे 20E और n जोड़ेंगे तो NE होगा। आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार अब हम निकाल लेंगे इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, इस संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। और यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो आंतरिक प्रतिरोध भी NR होगा, क्योंकि इनके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है R है, 3 जुड़े हुए हैं तो R प्लस R कितना हो जाएगा 3R। 5 जुड़ेंगे 5R, N जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा NR हो जाएगा। तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब हमें पूरे सर्किट का आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध का टोटल करना होता है। तो यदि परिपथ का चित्र में आप देख भी चुके हैं, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना हो, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध
कैपिटल आर हो तो ध्यान रखेंगे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर परिपथ का कुल प्रतिरोध हो तो इधर से लिख देते हैं परिपथ भी मान सकते हैं या इस संयोजन का ले लेते हैं, इस संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध टोटल NR है, ये आप देख पा रहे हैं। क्या आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया? फिर से देखें, n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ये आंतरिक प्रतिरोध 8 मानेंगे, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल Ne, 3 जुड़े हैं 3 ही, 5 जुड़ेंगे 5 ही, n जुड़ेंगे n ही, ऐसे ही प्रतिरोध भी हो जाएगा। R जुड़े हुए हैं तो NR होगा। अब यदि बाह्य प्रतिरोध को आप R लेंगे तो कुल प्रतिरोध होगा इस संयोजन का R प्लस NR। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक बिल्कुल फिक्स हो गया है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ओम के नियम में थोड़ा सा आते हैं। V प्रोपोर्शनल आई होप बच्चे को ओम का नियम आता होगा, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है तो V इक्वल टू R I होगा। तो यदि I बराबर आप निकालेंगे यहाँ तो R इंटू में है V अपॉन R होगा, इधर से भी आप लिख दें कि I बराबर V अपॉन R। विभवांतर जो है यहाँ पर विभवांतर है, या इसी को हम E अपॉन R कह सकते हैं। ई क्या है, ई जो है सेल का विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल एक टाइप का विभवांतर ही होता है, वास्तव में विद्युत वाहक बल एक टाइप का विभवांतर होता है। इसलिए इसका जो सूत्र बनेगा परिपथ में बहने वाली धारा का, कि विद्युत वाहक बल या परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। यहाँ पर I बराबर V अपॉन R, वास्तव में ओम का नियम लग रहा है, विभवांतर ना होकर यहाँ विद्युत वाहक बल है। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, विद्युत वाहक बल सदैव विभवांतर से बड़ा होता है, क्योंकि E बराबर I इंटू R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसमें बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध का मल्टीपल होता है। और V बराबर आई आर केवल परिपथ का बाह्य प्रतिरोध बस रहता है। तो I बराबर V अपॉन R या E अपॉन R के फार्मूले का यूज करेंगे। तो परिपथ में बहने वाली, ध्यान रखेंगे, तो परिपथ में बहने वाली धारा निकाल लेंगे। धारा को आप I से दर्शा सकते हैं, इसका फार्मूला लिखेंगे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ लिख दें या लिख दें संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल और अपॉन R होगा संयोजन का, या ये लिख सकते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। यहाँ कुल प्रतिरोध में बाह्य प्लस आंतरिक दोनों ही आएगा। क्या आपके दिमाग में ये फार्मूला क्लियर है? I बराबर V अपॉन R का ही यूज किया गया है, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल बटे। अब आप देखें कि कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना है, Ne है, और कुल प्रतिरोध है NR है, सॉरी यहाँ पर कुल प्रतिरोध है NR नहीं, कुल प्रतिरोध बाह्य प्लस आंतरिक वाला होगा R प्लस NR है। तो क्या आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया है? आइए बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल आप देखें Ne कितना है, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल है आपका Ne, और साथ में यहाँ पर यदि आप देखें परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ है बाह्य प्लस आंतरिक होगा R प्लस कितना हो जाएगा NR। I बराबर होगा Ne बटे R प्लस NR, और यही आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक ही सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है। श्रेणी क्रम संयोजन
के लिए सूत्र है, के लिए सूत्र है। तो आई होप आपके दिमाग में ये 100% फिक्स हो गया होगा। वेरी इजी है। अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप ये आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या ये खत्म हो चुका? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर दो स्पेशल केसेस हैं, उनको भी आपको इसमें लिखना होता है। ये स्थितियां, इसमें दो स्थितियां हैं आपकी, ये आपको ध्यान में रखना है। केस नंबर फर्स्ट होगा, केस नंबर फर्स्ट ध्यान रखेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा और आपका केस सेकंड क्या होगा। देखिए केस नंबर फर्स्ट में बड़ा ही सिंपल है कि यदि जो संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध है टोटल एनआर वो डबल लेस देन बहुत ही छोटा हो, एनआर लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा हो बाह्य प्रतिरोध। कहने का मीन्स यदि एनआर डबल लेस देन हो कैपिटल आर से तो क्या होगा। तो अब आप चलेंगे तो समीकरण एक से, तो समीकरण आपको एक से चलना होगा। कहां से चलना होगा? एक से। अब देखिए एक से आप कैसे चलेंगे, बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि आई बराबर एन ई बटे, ध्यान रखना है एन ई बटे आर बस आपका बचेगा। यदि आप समीकरण एक को जल्दी से देख लें, यहाँ पर आपका रिजल्ट है जब एन आर अत्यल्प हो, बहुत ही छोटा हो आर की तुलना में, मतलब ये 0 हो, तो एन ई बटे आर बस तो आपका बचेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एन गुणे ई अपॉन आर को अलग लिख लें। अभी अभी बताए हैं कि आई बराबर जो होता है, सॉरी ये ई अपॉन आर जो है वो धारा का सूत्र है। यन गुणे ई अपॉन आर आ रहा है, तो इसे हिंदी में आप लिख सकते हैं यन गुणे एक सेल से बहने वाली धारा, यन गुणे एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अब यहाँ पर लिखना होगा, अच्छे से समझिए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। विशेष स्थितियों में का ये फर्स्ट पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। यदि यन मतलब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, या ये भी लिख सकते हैं कि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो सेल से जो बहने वाली धारा है एक सेल से बहने वाली धारा की यन गुनी होती है, क्योंकि ई अपॉन आर आपका आई के ही बराबर होगा। आई बराबर बी अपॉन आर ना होकर ई अपॉन आर लिखा है, तो ये धारा ही है, मतलब यन गुणे एक सेल से बहने वाली धारा। तो आप बड़े ही स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं कि यदि, ध्यान रखेंगे, यदि परिपथ का अर्थात करके लिख दें, अर्थात यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। देख पा रहे होंगे आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू बहुत हद कम है बाह्य प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, नगण्य यानी लगभग 0, गिनती योग्य ना हो, नगण्य हो, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, बहने वाली कुल धारा, जो कुल धारा होगी, तो साफ साफ यहाँ से स्पष्ट है कि यदि आप इसे समीकरण 2 बना दें तो परिपथ से बहने वाली कुल धारा एक सेल से बहने वाली धारा की, एक सेल से बहने वाली धारा की, एक सेल से बहने वाली
धारा की n गुनी होती है, धारा की n गुनी होती है, n गुनी होती है। अतः इस स्थिति में ध्यान रखेंगे धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होता है। अतः इस स्थिति में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। आई होप ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अधिकतम होता है। अधिकतम क्यों होगा, बड़ा सिंपल तरीका आप समझ लें। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है आई बराबर n गुणे, n का मतलब मान लीजिए 5 से जुड़े हैं और प्रत्येक सेल से धारा बह रही है 10 एम्पियर की, तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, 50 एम्पियर की होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं धारा का मान सीधे बढ़ जाता है। नेक्स्ट केस में आप पाएंगे कि धारा का मान एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान जितना रखें, मान लीजिए 10 सेल जोड़ते हैं तो 10 गुणे 10 होगा, तो धारा का मान बढ़ जाता है। मतलब आपको इस स्थिति में जोड़ने से काफी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो आइए बढ़ जाते हैं केस नंबर सेकंड की ओर। स्थिति सेकंड में अब हम लोग बढ़ेंगे। तो जो केस नंबर आपका सेकंड है बहुत ही सिंपल है। केस नंबर सेकंड, दूसरी स्थिति इसी की जस्ट अपोजिट आपको लेनी है। यदि बाह्य प्रतिरोध इस बार लेंगे, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध डबल लेस देन हो एन आर से कुल आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात यदि परिपथ का सॉरी, यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण एक से आप लोग चलेंगे, होगा क्या, आई बराबर NE बटे, यदि आप समीकरण एक को देखेंगे तो NE बटे NR आएगा। देखिए कैसे, आई बराबर आपका फार्मूला था NE बटे R प्लस NR। इस बार आप देखें कैपिटल R बहुत छोटा है, मतलब उसकी वैल्यू अत्यंत लगभग 0 हो जाएगी, तो NE बटे NR होगा। बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप देखें, N से N आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मेन फार्मूला बन रहा है वो E अपॉन R बनेगा। E अपॉन R क्या है, एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। अब इसे I बराबर कर, इसे आप चाहे तो समीकरण 3 कर सकते हैं। आइए इसमें लिख लेते हैं कि बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान से आप लोग देखें, अर्थात यदि आप देख पा रहे होंगे कि यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, ये देखें कैपिटल आर जो है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध इस बार आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो परिपथ से बहने वाली कुल धारा एक सेल से बहने वाली धारा की के बराबर होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे के बराबर होती है कि परिपथ से बहने वाली जो धारा है इस स्थिति में एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। तो अब आप सोचिए कि आप 5 सेल जोड़ते हैं, मान लीजिए 5 सेल जोड़ते हैं, बट धारा आपको केवल एक सेल वाली मिलेगी, एक सेल से बहने वाली धारा। तो क्या इस स्थिति में कोई लाभ है, जितना एक सेल की धारा थी उतनी 5 सेल की यदि धारा हो जाएगी, तो फिर संयोजन से लाभ ही क्या होगा। तो ध्यान में रखना है, अर्थात इस स्थिति में कोई लाभ नहीं होता है। आप लिख सकते हैं कि अर्थात इस स्थिति में
इस स्थिति में कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो नहीं होता है। अब आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ से एक नोट आपको मिल जाएगा कि परिपथ को ध्यान रखेंगे, सॉरी, सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ना चाहिए जबकि परिपथ का पिछली वाली कंडीशन आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, क्योंकि वहां हमें अधिकतम धारा मिलती है। तो नोट में लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसे दिमाग में रख लेंगे। नोट अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में तब जोड़ना चाहिए जबकि परिपथ का या संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो? नगण्य हो। ध्यान रखने वाली बात है, नगण्य हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाना चाहिए जबकि संयोजन का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है, जो पिछली वाली स्थिति थी, जो केस 1 था, यदि आप अच्छे से देख लें, ये जो केस नंबर फर्स्ट है कि यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जब आपका नगण्य होता है तो सेल से बहने वाली धारा जो होगी एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होती है और इसी स्थिति में लाभ होता है। मतलब आपका आंतरिक प्रतिरोध परिपथ का बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ना के बराबर हो। इसे आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते थे तो परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। ये लिखने के तरीके हो सकते हैं। तो आई होप सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हम आपका स्वागत करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।